हमारा टॉपिक है पब्लिक सर्विस कमीशंस, पार्ट 14 है, चैप्टर 2, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये आप सुनते ही रहते हो। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। ठीक है। हर स्टेट की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। पंजाब की है पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा की है एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। और यूनियन की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता ही है, आपने सुना ही होगा। ठीक है। तो वही पब्लिक सर्विस कमीशन हम इसमें पढ़ेंगे। पार्ट 14 है, चैप्टर 2, आर्टिकल्स में 315 से लेकर 323 तक हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आएगा तो प्री में आएगा या फिर इंटरव्यू में भी नहीं आएगा। वैसे ये इंटरव्यू का भी नहीं बनता, इस पर सिर्फ प्री के क्वेश्चंस आएंगे। आर्टिकल्स थोड़े बहुत हम टच करेंगे, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चार्ट को माइंड में रख लेना, इसी चार्ट से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। चार्ट में कवर हो जाएगा। अगर कोई इंटरव्यू में भी कोई एक आधा क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इस चार्ट में ही कवर हो जाएगा। इसके लिए अलग से आपको सेक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो थोड़े बहुत हमने लिखे हुए हैं वो थोड़ा बहुत टच करेंगे, अदरवाइज़ इसके लिए ये चार्ट ही सफिशेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं वो 3 तरह की होती हैं: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। ये आपने सुना होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी आपने सुना होगा। ये शायद नहीं सुना होगा आपने, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। ज़्यादा प्रिवेल नहीं करती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से पता लग रहा है यूनियन की है। ठीक है। पूरे इंडिया की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ही होगी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हर स्टेट की होगी। ठीक है। जो अपॉइंटमेंट होती है, आप देखते होगे कि आईएएस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, और पीसीएस की जो कमीशन की जो पीसीएस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। ठीक है। पुलिस में भी अगर देखो, आईपीएस रैंक के जो होते हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी करती है उनके अपॉइंटमेंट, और पीपीएस होते हैं। ठीक है। पुलिस में एक पीपीएस ऑफिसर होता है और एक आईपीएस ऑफिसर होता है। और अगर हम बात करें तो एसडीएम जो होता है वो आईएएस ऑफिसर भी एसडीएम हो सकता है, और पीसीएस ऑफिसर भी एसडीएम हो सकता है। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सेंट्रल लेवल पे चलेगी, और स्टेट अपने लेवल पे भी अपनी भी अपॉइंटमेंट करेगी। बेसिक पर्पस यही था कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें फेडरल जो है, स्टेट और यूनियन मिलके काम करती है, तो यूनियन की भी अपनी भागीदारी बनी रहे। उनके अपने भी जो हैं नुमाइंदे जो हैं, जो खुद वो अपॉइंट करें, वो भी स्टेट्स के बीच में जाएं, ताकि उनका कंट्रोल उनका भी रहे, यूनियन का इनडायरेक्टली उन पे भी, उनसे कंट्रोल भी रहे। ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अलग बना दिया सेंटर के लिए, और स्टेट ने अलग से बना दिया। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, नाम से जॉइंट से पता लग रहा है, क्लियर हो रहा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलके अगर कोई अपॉइंटमेंट करने चाहती हैं, कोई ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहती हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट मिलके, तो वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट चाहती हैं कि हम मिलके अपॉइंटमेंट बनाए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्रिएट करें, तो वो जॉइंटली भी कर सकती हैं। दो या दो से ज़्यादा स्टेट मिलके भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल 315 में पढ़ के देख लेते हैं क्या कह रहा है। आर्टिकल 315, पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन होंगी किसके लिए? यूनियन के लिए होंगी और फॉर द स्टेट। चैप्टर 2 है, पार्ट 14 का, पब्लिक सर्विस कमीशंस। आर्टिकल 315 क्लॉज 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। तो यहाँ पे क्या हमें क्लियर पता लग रहा है कि उन्होंने कह दिया है कि देयर शैल बी, मतलब शैल बी होगा, एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा फॉर द यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। मतलब दो तो इसमें होंगे, दो की तो बात कर दी है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। इन दोनों के लिए तो उन्होंने शैल वर्ड यूज़ कर दी है आर्टिकल 315 क्लॉज 1 में, कि देयर शैल बी ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड देयर शैल बी ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट। ये तो उन्होंने कर दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन के लिए भी होगी और पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट भी होगी। ठीक है। और क्लॉज 2 इसका कह रहा है,
2 और मोर स्टेट्स मे एग्री दैट देयर शैल बी वन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, मे एग्री मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट चाहें, मे एग्री दैट देयर शैल बी वन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दैट ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जितनी भी हैं जो भी कंसेंट दे रही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा है, 3 4 5 मिलके, या 2 मिनिमम 2 होनी चाहिए। एंड इफ़ ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय द हाउस और वेयर देर आर 2 हाउसेज बाय ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द ईच ऑफ दो स्टेट्स, ठीक है। तो पहले कहाँ पे पास करेंगे, अपने हाउसेज में पास कराएंगे। अगर एक हाउस है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ, तो उस हाउस में पास होगा। और अगर उनके दोनों हाउस हैं वहाँ पे, क्योंकि हर स्टेट में सारे हाउसेज नहीं होते, हमने पिछले लेक्चर्स में हम क्लियर कर चुके हैं कि हर स्टेट का अपना हाउस नहीं होता। और जिस स्टेट के में 2 हाउस, एक हाउस है तो एक ही हाउस पास कर लेगा, और अगर 2 हाउस है तो दोनों पास कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये स्टेट पार्लियामेंट में बाय लॉ, अब यहाँ पे लॉ कौन बना रहा है, लॉ पार्लियामेंट ही बना रही है, ठीक है, लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगी। पहले दोनों हाउसेज जो हैं, अगर एक स्टेट में 2 हाउस हैं, एक हाउस है तो एक हाउस पास कर लेगा, एक स्टेट में 2 हाउस है वो भी पास कर लेगा, और जो उसके साथ दूसरी स्टेट ज्वाइन करना चाहती है तो वो भी कर लेगी, ठीक है, वो अपना करके उसके बाद जो स्टेट जो भी चाहेगी स्टेट की हम उसको पास करना चाहते हैं। अब सपोज जैसे एक से ज़्यादा स्टेट हैं यहाँ पे और ये मिलके बनाना चाहते हैं, सपोज 2 स्टेट्स हैं कोई भी, ये दोनों स्टेट्स हैं, ये दोनों मिलके अपना एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहती हैं। तो पहले इनके हाउस के जो इनके हाउस होंगे, अगर एक हाउस है तो एक हाउस, 2 हाउस है तो दोनों हाउस पहले ये मिलके पास करेंगे, ठीक है, फिर ये पास करेंगे और इसके बाद फिर पार्लियामेंट में जाएगा, ये पास करके फिर पार्लियामेंट में इनके हाउसेस पास करके फिर लॉ जो होगा वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रेफर टू इन दिस चैप्टर एज जॉइंट कमीशन टू सर्व द नीड्स ऑफ दोज स्टेट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लॉ जो होगा पार्लियामेंट ही बनाएगी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में, ठीक है, ये जो होगा इसको पार्लियामेंट बनाएगी। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दी हुई है कि यूनियन पब्लिक देयर शैल बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 315 क्लॉज 1। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये मे है, ये हो सकती है नहीं भी हो सकती, एक से 2 ज़्यादा स्टेट्स जो है मिलकर नहीं बनाना चाहते तो मत बनाए, और अगर बनाना चाहते हैं तब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आएगी। और ये कैसे बनेगी, पहले जो स्टेट्स हैं वो अपने हाउसेज में पास कर लेंगे, उसके बाद फिर जाके पार्लियामेंट में वो लॉ जो बनेगा वो पार्लियामेंट ही बनाएगी उसका। तो ये जो बनेगा ये पार्लियामेंट बनाएगी, और ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता हो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविज़न है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया है, पर ये जो है ये पार्लियामेंट बनाएगी। अगर एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स चाहती हैं कि हम एक जॉइंट सर्विस कमीशन बनाएं तब बनेगा, अदरवाइज़ ये नहीं बनेगा। चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड, इसमें जो होंगे चेयरमैन होगा और मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो सर्विस कमीशन होगी इसमें जो होंगे एक तो चेयरमैन पक्का होगा और मेंबर्स होंगे। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी प्रेसिडेंट करेगा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी प्रेसिडेंट करेगा, पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में गवर्नर करेगा, ठीक है, मतलब जो हायरार्की चलती है यहाँ पे स्टेट में जो होगा वो गवर्नर करेगा। अब यहाँ पे भी एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं तो किसी एक स्टेट का गवर्नर नहीं कर सकता, कौन सी स्टेट का करेगा, और ये पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो इसकी भी जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। इनकी जो होगी यूनियन में ये भी प्रेसिडेंट करेंगे, इनकी जो होगी गवर्नर करेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होगी थ्रू गवर्नर होगी। टर्म एज की बात करें तो 6 ईयर तो सेम है सबकी, मैक्सिमम जो होगा 6 ईयर्स होगा, पर जो अपर एज है उसमें फ़र्क है। अपर एज में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगी वहाँ पे अपर एज जो है 65 ईयर्स है, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन दोनों में 62 ईयर्स मैक्सिमम है, ठीक है, विच एवर इज़ अर्लियर। 6 साल पहले हो गए तो ख़त्म हो जाएगा, और अगर 65 ईयर्स या 62 ईयर्स अगर पहले ख़त्म हो गए तो तब ख़त्म हो जाएगा। ये देख लिया जाएगा कहाँ पे है, अगर तो
मतलब अगर अपॉइंटमेंट ही 62 ईयर्स में हो गई है तो 65 ईयर 3 साल ही नौकरी करेंगे, और अगर 55 ईयर में हो गई है तो 6 साल तक करेंगे, पर 61 में ही रिटायर हो जाएंगे, तब 65 ईयर्स तक नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी सेम है, 6 मैक्सिमम 6 ईयर्स है, 6 ईयर्स मैक्सिमम है, और एज मैक्सिमम 62 ईयर्स है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। एज तो सबके नंबर ऑफ़ ईयर्स तो सबके लिए सेम है 6 साल, और एज अलग है। यूनियन की 65 ईयर्स है, जो हाई कोर्ट के जस्टिस की होती है सेम है 65 ईयर्स है, और बाकी हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी जो होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एज के बराबर है, और ये हाई कोर्ट के जस्टिस जो है उनकी एज के बराबर है 62 ईयर्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर्स होंगे उनकी एज। रिज़ाइन किसको करेंगे? अगर रेजिग्नेशन देना है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने अपना नुमाइंदा रखा होता है ना गवर्नर अपने बिहाफ पे, तो वही इनडायरेक्टली इनके बिहाफ पे ही काम हो रहा है। तो जो प्रेसिडेंट है, अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर ने या चेयरमैन ने अपनी रेजिग्नेशन देनी होगी तो प्रेसिडेंट को देंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में देनी होगी तो तभी प्रेसिडेंट को देंगे, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में के मेंबर्स ने या चेयरमैन अगर अपनी देनी होगी रेजिग्नेशन देनी होगी तो गवर्नर को रेजिग्नेशन देंगे। अब रिमूव कैसे किया जा सकता है? मे बी रिमूव्ड ऑन मिसबिहेवियर आफ्टर एन इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पहले तो ये माइंड में रखो कि जो इनकी जो रिमूव किया जाएगा वो मिसबिहेवियर की ग्राउंड पे किया जाएगा। ठीक है, रिमूव्ड ऑन मिसबिहेवियर। अब मिसबिहेवियर कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है मिसबिहेवियर, अपने आप में कंसेप्ट है कि मिसबिहेवियर, करप्शन करना, माल प्रैक्टिस करना, वो सब भी मिसबिहेवियर है। ठीक है, तो ये वाइडर सेंस है, पर वो सिर्फ एक इंक्वायरी होगी, और वो इंक्वायरी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, पिछले लेक्चर देख लेना सुप्रीम कोर्ट वाले, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में कि इंक्वायरी भी जो करेगी और उसके लिए लॉ भी जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी, और जो इंक्वायरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, उसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, मे बी रिमूव्ड ऑन मिसबिहेवियर आफ्टर एन इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट, और इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करेगी कि वो मिसबिहेवियर अब बनता है या नहीं बनता, हुआ है या नहीं हुआ, इसकी इंक्वायरी जो होगी सुप्रीम कोर्ट के कोई जस्टिस ही करेंगे इसकी इंक्वायरी। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट बिना इंक्वायरी के भी निकाल सकते हैं तीनों केसेस में, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तीनों में 3 कंडीशन है जहाँ पे बिना इंक्वायरी के भी प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है, उनको बिना इंक्वायरी के भी निकाला जा सकता है। तीनों की सेम है, इसको समझ लो। विदाउट इंक्वायरी ऑन इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है, बैंकरप्ट हो गए हैं, अब इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो सॉल्वेंट होने के लिए हो सकता है कुछ माल प्रैक्टिस ना करें, तो इंसॉल्वेंसी ग्राउंड है। ऑन एंगेजिंग एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ ऑफिस, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं है कि उनको प्रोहिबिशन है कोई और ऑफिस में काम करने की, वो कहीं और, ये एक कंडीशन है कि वो कहीं और नहीं काम कर सकते, तो पर अगर उन्होंने करना शुरू कर दिया ऑन एंगेजिंग एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ ऑफिस, ठीक है, ये भी पेड एम्प्लॉयमेंट होगी। जो मेंबर होंगे या चेयरमैन होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो भी पेड एम्प्लॉयमेंट है। इसलिए कह रहे हैं ऑन एंगेजिंग एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ ऑफिस, मतलब इसके अलावा, इस ऑफिस के अलावा कहीं और से अगर एम्प्लॉयमेंट ले ली कर ली है, ठीक है, तब भी उस ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। और थर्ड है बीइंग फिजिकली और मेंटली अनफिट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर फिजिकली या मेंटली अनफिट हो गए हैं और प्रेसिडेंट साहब को लगता है उनकी ओपिनियन में कि ये फिजिकली या मेंटली अनफिट हो गए हैं, तो उस ग्राउंड पे भी इनको निकाला जा सकता है। तीनों में सेम ग्राउंड है, ठीक है, 3 ग्राउंड्स है जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब विदाउट इंक्वायरी निकाल सकते हैं। वैसे रूल क्या है कि रिमूव किया जाएगा तो मिसबिहेवियर की ग्राउंड पे किया जाएगा, और वो भी मिसबिहेवियर भी जो है उसको चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट, इंक्वायरी करके देखेगी कि वो वाकई मिसबिहेवियर हुआ है या नहीं हुआ, और अगर वो बना के रिपोर्ट देंगे तब उसको कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव किया जा सकता है। या फिर तीनों में सेम ग्राउंड है, तीनों के लिए ग्राउंड सेम है, एक ही ग्राउंड है, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है उनको बिना इंक्वायरी के भी निकालने की, पर वो सिर्फ 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगी तभी होगा, या तो इंसॉल्वेंट हो गए, या कोई इंगेज कर लिया कोई पेड एम्प्लॉयमेंट इस ऑफिस के बाहर में, या फिर फिजिकली या मेंटली अनफिट हो गए इन दी ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, हो सकता है अनफिट हो जाए, फिजिकली अनफिट हो जाए, पर प्रेसिडेंट साहब को लगे कि ये जो अनफिट है, अगर कोई थोड़ा बहुत ये अनफिट हो भी गए तो पर इससे जॉब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो उनकी ओपिनियन में है, प्रेसिडेंट साहब की ओपिनियन में, कि ठीक है अपनी जॉब तो कर सकते हैं, अनफिट तो हो गए फिजिकली, कुछ हो गया, लात टूट गई, कोई हाथ टूट गया, तो पर अपनी जॉब कर सकते हैं प्रॉपर,
तो तब नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि ये अनफिट है फिजिकली या मेंटली, तब उस ग्राउंड में ही वो उनको निकालेंगे। प्रेसिडेंट साहब के पास ही पावर है उनको रिमूव करने की, बिना इंक्वायरी के भी। जनरली मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे होगा, इंक्वायरी होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही निकाला जाएगा। पर ये प्रेसिडेंट साहब के पास अपनी पावर है, अगर वो चाहें तो वो निकाल सकते हैं, और वो भी आर्बिट्रेरी नहीं, इन ग्राउंड्स पे ही निकाल सकते हैं। मे बी सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर सपोज इंक्वायरी स्टार्ट होगी सुप्रीम कोर्ट में, और उस टेन्योर में क्या करना है। अगर कोई ऐसा आ गया कि इन्होंने मिसबिहेवियर किया है और उसकी इंक्वायरी चला दी है, और इंक्वायरी में हो सकता है टाइम लगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने टाइम लग जाए, और जो इंक्वायरी के बीच में जो टाइम है उसमें भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। तीनों केस में उस इंक्वायरी में सस्पेंड करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे टाइमली, और उसके बाद इंक्वायरी की वेट करेंगे। अगर इंक्वायरी फेवर में आ गई तो ठीक है, सस्पेंशन का ऑर्डर विड्रॉल हो जाएगा, और अगर उनके अगेंस्ट आ गए तो फिर वो परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि मतलब ड्यूरिंग जो है जो इंक्वायरी है उसमें सस्पेंड किया जा सकता है, बाय प्रेसिडेंट ही इसको कर सकते हैं। फिर है प्रोहिबिशन ऑन होल्डिंग ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद भी प्रोहिबिशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर के लिए। आर्टिकल 319 ए एंड सी। ए में दिया हुआ है चेयरमैन के लिए और सी में दिया हुआ है मेंबर के लिए। ठीक है, टोटल 4 क्लॉजेज हैं। जॉइंट के लिए और स्टेट के लिए, दोनों के लिए 319 बी एंड डी है, बी एंड डी है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए दोनों के लिए जो है ग्राउंड दिए 319 क्लॉज बी एंड डी में। 319 बी में दी हुई है चेयरमैन के लिए, ठीक है, और डी में दी हुई है मेंबर के लिए। किसके लिए? या तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होगा या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा, दोनों के लिए डी में है। और इनका अगर चेयरमैन होगा तो उसके लिए 319 क्लॉज बी है, ठीक है, बी दी हुई है। और वहीं पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होगा उसके लिए आर्टिकल 319 क्लॉज ए में प्रोहिबिशन है और सी में प्रोहिबिशन है मेंबर के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। पर अगर आप ये सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे ना, तो इनको जो प्रोहिबिशन की हुई है वो इनकी पोस्ट से अपवर्ड करने के लिए नहीं है। ठीक है, अपनी पोस्ट से इनको ऊपर जाने के लिए प्रोहिबिशन नहीं है, नीचे जाने के लिए, बराबर जाने के लिए प्रोहिबिशन है। ये पढ़ के हमें क्लियर होगा। जैसे जो चेयरमैन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, अब इसके लिए कोई और पोस्ट बड़ी बची नहीं है, ठीक है, तो इनकी प्रोहिबिशन एब्सोल्यूट है। पर जो मेंबर है वो चेयरमैन भी तो बन सकता है। पहले जो मेंबर था वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, या फिर चेयरमैन बन सकता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी। तो इसकी प्रमोशन होगी ना मेंबर की, मेंबर से चेयरमैन बन गया तो वो बन सकता है। ठीक है, अब ये जो है इसका जो चेयरमैन था, अब वो चेयरमैन बन गया है, तो अब ये इसका मेंबर भी बन सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और चेयरमैन भी बन सकता है। ये भी इसकी प्रमोशन होगी ना। जो पहले किसी स्टेट का था अब वो चेयरमैन बन रहा है किसी मेंबर किसी और का, ठीक है, चेयरमैन या मेंबर बन रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये तो होगी ना, इसकी तरक्की होगी है। पहले चेयरमैन था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, अब ये किसका बन गया, चेयरमैन या मेंबर बन गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये भी कर सकता है। ठीक है, ये हमें पढ़ के थोड़ा क्लियर होगा, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आर्टिकल 319 prohibition as to the holding of offices by members of commission on ceasing to be such members। पहला क्लॉज जो है वो चेयरमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला चेयरमैन की बात कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की। दूसरा चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है। फिर मेंबर बात कर रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और ये मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, चारों के लिए अलग अलग क्लॉज है। ये जॉइंट का भी हो सकता है और यूनियन का मतलब स्टेट का भी हो सकता है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी हो सकता है चेयरमैन, और जॉइंट सर्विस कमीशन का भी हो सकता है। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। तो ये तो एब्सोल्यूट है, जो चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा, अब इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं बची है, तो इसके लिए तो एब्सोल्यूट है। अब ये कोई और जॉब नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट की कोई भी जॉब के लिए इनएलिजिबल है, रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ है चेयरमैन ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं, सी क्लॉज पढ़ लेते हैं इसके साथ। ए मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब चेयरमैन को छोड़ के मेंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चेयरमैन था और कुछ मेंबर्स थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, यूपीएससी के। तो चेयरमैन तो हमने यहाँ पढ़ लिया है, और जो मेंबर है वो हम यहाँ पे क्लॉज सी में पढ़ रहे हैं।
a member other than the chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for appointment as the chairman of the Union Public Service Commission shall be eligible, ठीक है, for appointment of as the chairman of the Union Public Service Commission or as the chairman of a state public service commission, but not for any other employment either under the government of India or under the government of a state. तो मतलब ये अपनी सिर्फ तरक्की कर सकता है, क्या बन सकता है, या तो चेयरमैन बन सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, क्योंकि पहले मेंबर था, अब चेयरमैन बन सकता है, या फिर चेयरमैन किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका भी चेयरमैन बन सकता है। तो ये भी अपनी तरक्की कर सकता है, पर उससे बाहर नहीं जा सकता, पर और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अब कुछ और नहीं बन सकता, ठीक है, इलेक्शन कमीशन नहीं बन सकता, कैग नहीं बन सकता, ठीक है, कोई और कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, हाई कोर्ट का जज नहीं बन, और कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में, पर सिर्फ अपनी तरक्की कर सकता है, चेयरमैन बन सकता है। अब दूसरी तरफ है क्लॉज बी में, द चेयरमैन ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि पहले चेयरमैन था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, अब ये चेयरमैन भी बन सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का और मेंबर भी बन सकता है, ये भी इसकी तरक्की है, इसके लिए एलिजिबल है। और एज द चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जिस स्टेट का था अब किसी और स्टेट का भी चेयरमैन बन सकता है, वो भी ठीक है, बराबर है, डाउन नहीं जा रहा, बराबर जा रहा है, वो भी बन सकता है, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, ठीक है, और किसी के लिए तो कोई भी नहीं होगा, चारों ही, चाहे मेंबर हो चाहे चेयरमैन हो पब्लिक सर्विस कमीशन के या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, अब और जॉब तो कर ही नहीं सकते, ये तो एब्सोल्यूट उनके लिए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, किसी और जॉब में तो नहीं जा सकते, हाँ, पर उसमें चेयरमैन वगैरह बन सकते हैं। मेंबर के लिए क्या है, अ मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर, ठीक है, पहले तो उन्होंने कर दिया एनी अदर मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये भी तरक्की है, पहले स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर था सिर्फ, अब चेयरमैन बन सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, या उसका मेंबर भी बन सकता है, और एज द चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी चेयरमैन बन सकता है, वो भी इसकी तरक्की है, पहले सिंपल मेंबर था, अब किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का वो चेयरमैन बन सकता है, किसी और स्टेट का भी, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, पर किसी और एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया प्रिपरेशन ऑन होल्डिंग ऑफिस 319 क्लॉज ए सी बी एंड डी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। फंक्शंस क्या होंगे, आर्टिकल 320 क्लॉज 1, 2 एंड 3 में दिए हुए फंक्शंस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, इसमें क्लॉज 2 नहीं है, 1 एंड 3 है, 1 एंड 3 है, ठीक है। काम क्या होगा, उन्होंने करना क्या है, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, इनके काम क्या होंगे, पहला तो यही है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड सर्विसेज ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो यही है पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है, जॉब देनी है, अपॉइंटमेंट करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्ज़ाम करके और उनकी अपॉइंटमेंट होगी, तो यही मेन तो काम यही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन्होंने जॉब ही देनी है। इट शैल बी आल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब ये क्लॉज 2 जो है सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ही डील कर रहा है, 2 जो है ये सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में है, जॉइंट में भी नहीं है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नहीं है। इट शैल आल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ड्यूटी है इफ़ रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट की जाती है बाय एनी 2 और मोर स्टेट्स सो टू डू, या एक से दो या दो से ज़्यादा स्टेट करती है, टू असेस दो स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट, ठीक है, अगर जॉइंट रिक्रूटमेंट हो रही है तो उसके लिए वो उनको सलाह देंगे, कोई सलाह मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, फॉर एनी सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई रूल्स वगैरह बनाने के लिए, स्कीम्स बनाने के लिए वो उनको कर सकते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में, पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नहीं है, स्टेट तो अपने उससे ही मांग लेगा ना। फिर थर्ड है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों के लिए एज द केस में भी शैल बी कंसल्टेड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, शैल बी कंसल्टेड, दे शैल बी कंसल्टेड, वो भी उनसे भी कंसल्टेंसी मांगी जा सकती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी मांगी जा सकती है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों से कंसल्टेंसी मांगी जा सकती है, ठीक है। किस ग्राउंड पे मांगी जाएगी,
ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट। ठीक है, कोई भी मेथड है क्या रिक्रूटमेंट कैसे होगी उसके लिए मांग जा सकती है। ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट in making promotions and transfer from one service to another and on the suitability of candidates for such appointment, promotion or transfers. ठीक है, on all disciplinary matters affecting a person serving under the government of India or the government of a state in a civil capacity including memorials or petitions relating to such matters, ये सब भी हो सकता है। on any claim by or in respect of person who is serving or has served under the government of India or the government of a state or under the crown in India or under the government of an Indian state इन ए सिविल कैपेसिटी दैट एनी कॉस्ट इंकर्ड बाय हिम इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, अगर उसको कोई अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए कोई उसे लीगल प्रोसीडिंग में जरूरत पड़ गई है इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम, ठीक है, उसके अगेंस्ट की थी और उसके लिए उसको लीगल प्रोसीडिंग करने पड़ गई है, तो वो उसके लिए वो पैसे वापस मांग रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स डन और प्रपोर्टिंग टू बी डन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी शुड बी पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एज द केस में भी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये भी मांगा जा सकता है कि अगर उसने अप्लाई कर दिया है कि मेरे को जो है मेरे पे गलत प्रोसीडिंग कर दी थी जो जिसके लिए मुझे परस्यू करना पड़ा कोर्ट में जाकर और जो मेरा खर्चा हुआ वो मुझे दिया जाए, तो वो उससे सलाह मांग लेंगे कि ये पैसा देना बनता है कि नहीं बनता। अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का केस होगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा और अगर स्टेट का होगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चला जाएगा। Any claim or the award for pension in respect of injuries sustained by a person while serving under the government of India or the government of a state or under the crown in India or under the government of an Indian state in a civil capacity and any question as to the amount of any such award, ये सब पे मांग सकते हैं। And it shall be the duty of a public service commission to advise on any matter so refer to them and on any other matter which the president or the case may be the governor of the state may refer to them। ठीक है, ये तो है, इसके अलावा किसी और मैटर पे भी गवर्नर जो है मांग सकते हैं, पर इसकी प्रोवाइजो है provided that the president as respect the all India services and also as respect other services and post in connection with the affairs of the union and the governor as respect other services and post in connection with the affairs of a state may make regulations specifying the matters in which either generally or in any particular class of case or in any particular circumstances it shall not be necessary for a public service commission to be consulted। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नर जो होंगे वो कोई रूल्स बना के ये भी कर सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए हम सलाह इनसे नहीं लेंगे, कुछ ऐसा लॉ भी बना सकते हैं कि वो इन चीज़ों में उनकी सलाह नहीं मांगी जाएगी। नथिंग इन क्लॉज 3 शैल रिक्वायर अ पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी कंसल्टेड एज रिस्पेक्ट द मैनर इन विच एनी प्रोविजन रेफर टू इन क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 मे बी मेड और एज रिस्पेक्ट द मैनर इन विच इफेक्ट मे बी गिवन टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 335 में। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को उनको बाहर कर दिया क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में और आर्टिकल 335 इनके लिए नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और उसका क्लॉज 4 जो है वो बात कर रहा है कि अगर कोई प्रोविज़न बनानी है बैकवर्ड क्लास के लिए, अगर कोई प्रोविज़न बनानी है, ठीक है, अगर कोई जो जॉब थी वो फिल नहीं हुई है तो उसको कैसे भरा जाएगा, उसके लिए जो कंसल्टेंसी होगी वो इसमें कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी। ठीक है, जो क्लॉज 4 में आर्टिकल 16 जो है जो प्रोवाइड करा रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो करा रहा है उसमें क्लॉज 4 में है कि अगर कोई जॉब जो बैकवर्ड क्लास के लिए सिक्योर की गई थी अगर वो नहीं भरती है, रिजर्व जो अपॉइंटमेंट नहीं होती तो उसको कैसे भरा जाएगा उसके लिए इनसे सलाह नहीं ली जा सकती। और आर्टिकल 335 जो है वो बात कर रहा है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, तो उनके लिए भी जो क्लेम की बात आ रही है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सर्विसेज के लिए वो आर्टिकल 335 में भी इनसे सलाह नहीं ली जाएगी। जो क्लॉज 3 में जो सलाह मांगने का जो इनसे जो टू बी कंसल्टेड है जो राइट इनसे कंसल्टेंसी ली जा सकती है, इन मैटर्स में उनसे कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी। ऑल रेगुलेशंस मेड अंडर द प्रोविजो क्लॉज 3 ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर और ऑफ ए स्टेट शैल बी लेड फॉर नॉट लेस देन 14 days बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ ईच ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट एज द केस में बी एज सुन पॉसिबल आफ्टर दे आर मेड एंड शैल बी सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशन वेदर द वे ऑफ रिपील और अमेंडमेंट एज बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस और बोथ हाउसेज। ठीक है, ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट में मेक ड्यूरिंग द सेशन इन विच दे आर सो लेड। ठीक है, तो वो 14 दिन का में होगा कि अगर जो उसको कोई रूल्स बनाना है कोई लॉ बनाना है तो उस लॉ के लिए 14 days का मिनिमम टाइम वहाँ पे जब हाउसेज में रखना होगा उस बिल को तो वो 14 दिन का टाइम एटलीस्ट देंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट्स, आर्टिकल 323 क्लॉज 1, 323 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 323 क्लॉज 2। इनमें जो रिपोर्ट्स जो होंगी जो भी इनका काम होगा जो काम करेंगे और जो इनसे सलाह मांगी जाएगी जो केसेस होंगे उस सब की रिपोर्ट जो होगी वो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 323 क्लॉज 1 में
अपना मेमोरेंडम लगा के हाउसेज में पेश करेंगे। और यहाँ पे गवर्नर जो है वो स्टेट के जो हाउसेज है, अगर एक हाउस है तो एक हाउस, दो हाउस है दोनों हाउसेज में इनके रिपोर्ट जो होंगी वो जो जो काम किया हर एनुअली होगी, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट उनकी हाउसेज में पेश करेंगे। ये प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर का काम है इनको भेजने के लिए, ठीक है। 323 क्लॉज 2, और इनमें वो अपने अगर ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो गवर्नर रिस्पेक्टिवली अपनी स्टेट्स में भेजेंगे, और अगर एक स्टेट का है तो वो स्टेट का गवर्नर जो है अपनी हाउस में पेश करेंगे रिपोर्ट को अपना मेमोरेंडम लगा के। और जो 323 क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट साहब रिपोर्ट पेश करेंगे हर साल अपनी जो भी हाउसेज हैं उनमें भी रिपोर्ट पेश करेंगे, ठीक है। क्लियर है पब्लिक सर्विस कमीशंस, यहाँ तक क्लियर है।